आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। खास तौर से संघ लोक सेवा आयोग के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 3 बड़े एग्जाम होते हैं। देखिए, पीसीएस होता है, आरओ होता है, बीईओ होता है। उनके लिए तो ये सीरीज रामबाण है। आप इतना ही पढ़ के चले जाएंगे इस प्लेलिस्ट को पूरा, तो आपको 13 प्रश्न आराम से मिल जाएंगे बिना किसी लोड के। ठीक, इसके अलावा किसी भी स्टेट का अगर स्टेट लेवल एग्जाम है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरा फ़ायदा करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद बताएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले अभी पढ़ाना शुरू किया है फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति गवर्नमेंट की। मेरे ख्याल से अब आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी बात है तो भाई अगला फिर मैंने आपको पढ़ाया टैक्सेशन इन इंडिया यानी भारत में टैक्स की कर की क्या व्यवस्था है भारत के अंतर्गत। फिर उसी में मैंने जीएसटी बताया और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। ध्यान से सुन लीजिएगा, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स के एक पेट टॉपिक है। जैसे नेशनल इनकम से 2 प्रश्न आएगा, सभी को पता है 2 प्रश्न आएगा। उसके बाद एक इसके जस्ट बाद मैं पढ़ाऊँगा इन्फ्लेशन से 2 प्रश्न आएगा। उसके बाद बैंकिंग और बैंकिंग एंड मनी, ठीक, इससे आता है 4 प्रश्न, लगभग 3 से 4 प्रश्न यहां से आता है। उसके बाद अगला आता है फिस्कल पॉलिसी, यहां से 2 से 3 प्रश्न आता है, ठीक है ना। ये देखिए एकदम सेट प्रश्न है, 2 2 4 4 2 4 4 8 2 10 प्रश्न ये हो गया। 1 से 2 प्रश्न आता है इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे एज वेल एज इंडिया लेवल पे 1 से 2 प्रश्न वो आता है। 3 प्रश्न आता है बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से, और इसमें यूपी और इंडिया दोनों का मिला के आता है। इसका मतलब 13 प्रश्न तो कहीं नहीं गया अगर आप सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लें और जितना मैंने बताया उतना कंप्लीट कर लें तो ठीक। ये मेरी सलाह है, बाकी आपका अपना मन है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आय। जब मैं राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत याद रखिए, नेशनल इनकम का मतलब 4 चीज़ें आपको रट लेनी है। सबसे पहला एक होता है जीडीपी, फिर होता है एनडीपी, ये दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। इसके जस्ट बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा जीएनपी और फिर होता है एनएनपी, ठीक। ये 2 अलग अलग है। टोटल कितने टर्म हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 अलग अलग टर्म हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी और एनडीपी, ठीक है ना। क्यों? डी का मतलब याद रखिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं पहले। ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ। जीडीपी और एनडीपी में बीच में है डी, जीएनपी और एनएनपी बीच में है एन, ठीक। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू। जब भी हम घरेलू बात करेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक किसकी? इकोनॉमिक किसकी? टेरिटोरी की बात करेंगे। जब भी हम लोग, याद रखिएगा, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, घरेलू का मतलब जो भारत का आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र भारत का, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। आर्थिक क्षेत्र का मतलब आंख बंद करके समझिए, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का उसकी बात कर रहे हैं। और जब भी हम लोग जीएनपी या एनएन की बात करेंगे तो यहाँ पे एन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग भारतीयों की चर्चा करेंगे। आपको यहीं पे अपना आधा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। जब हम लोग जीडीपी या एनडीपी की बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे, भारत के जमीन की बात करेंगे, भारत के एरिया की बात करेंगे। और जब हम लोग जीएनपी और एनएनपी की बात करेंगे तो हम भारतीयों की बात करेंगे, यानी मैं क्या हूँ? भारतीय हूँ, ठीक है ना। जब भी हम लोग जीएनपी और एनएनपी पढ़ेंगे तो हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? भारतीयों की। और जब हम लोग पढ़ रहे होंगे जीडीपी एनडीपी तो हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी यानी भारत के क्षेत्रफल यानी भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीडीपी से, फिर पढ़ेंगे एनडीपी और उसके बाद जीएनपी और एनएनपी। ये कंफर्म रखिए कि इन 4 में से एक टर्म का क्वेश्चन फिक्स पीसीएस में आएगा, आरओ में आएगा, बीईओ में आएगा और ऐसे ही यूपीएससी में कंफर्म आता है, ठीक है ना। आप इसको कहीं भी स्टेट में यूज़ करिए, बड़ा फ़ायदा कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जीडीपी से। किससे? जीडीपी से। पहले यहाँ देख लीजिए नेशनल इनकम लिखा है। इसके पढ़ने से पहले आपको 4 टर्म पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है जीडीपी। जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिए आपके सामने जो नोट्स है ये मेरे हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं
और आपको ये मान के चलना चाहिए कि इसी नोट से 12 प्रश्न मैं सही करता हूँ, तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझा दूंगा। आपको दो ही काम करना है, ये आप टॉपर्स कोड से डाउनलोड कर लीजिएगा और टॉपर्स कोड के 10-12 टेस्ट जो भी इकोनॉमिक के हैं और फुल लेंथ जो तो टेस्ट बनेंगे वो आप एकदम रट डालिएगा, आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। स्टैटिक प्रश्न, चलिए। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए, जैसे ही बोल दिया घरेलू या डोमेस्टिक तो आपके मन में तुरंत क्या जाना चाहिए, भारत की आर्थिक जमीन की बात कर रहा है। और जब मैं भारत की आर्थिक जमीन की बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा, आपको समझाने के पहले ये बनाना जरूरी है। ये भारत है, मान लिया, बड़ा गंदा है भारत बना है, अभी बड़ा गंदा बना है मुझसे, चूंकि उसके लिए सॉरी। मैं अच्छा चित्रकार हूँ बट अभी नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक। ये भारत है, ठीक। अब भारत की ज़मीन याद रखिएगा, जब भी हम लोग डी का मतलब घरेलू डोमेस्टिक, जब भी डोमेस्टिक की बात करेंगे तो भारत के ज़मीन की बात करेंगे। भारत के कौन सी ज़मीन, आर्थिक ज़मीन या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करेंगे। इकोनॉमिक, यही लाइन याद रखिएगा, इकोनॉमिक टेरिटोरी यानी भारत के आर्थिक क्षेत्रफल, आर्थिक क्षेत्रफल की बात करेंगे। भारत का क्षेत्रफल क्या है, ये देखिए, ठीक, 32 लाख लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का आर्थिक जब मैं बोलता हूं तो याद रखिए भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का ये क्षेत्रफल है। इसके अलावा 12 किलोमीटर पहला, फिर समुद्र में 12 के फिर अगला, पहला 12, उसके बाद अगला 12, अगला 12 क्या है, अगले 12 को बोलते हैं कंटिन्यूअस, उसके बाद फिर अगला 200 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक के इलाके को बोलते हैं भारत का इकोनॉमिक इलाका या भारत का इकोनॉमिक क्षेत्रफल, ठीक, जहाँ पे भारत को पूरा अधिकार है। तो याद रखिए जीडीपी जब भी हम लोग बात करेंगे तो जीडीपी का मतलब भारत की ज़मीन पर, याद रखिए भारत की आर्थिक ज़मीन पर, यही लाइन, भारत की आर्थिक ज़मीन पर किसी दिए हुए समय में, भारत की आर्थिक ज़मीन पर किसी दिए हुए समय। अच्छा, जब मैं समय की बात बोल रहा हूँ तो कन्फर्म है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल, फिलहाल की बात करूँ 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या एक साल। क्लियर है ना। किसी देश का, याद रखिए, किसी देश के आर्थिक क्षेत्र पे, किसी देश के आर्थिक जमीन पर किसी दिए हुए साल में जितनी भी वस्तुएं, दो चीज होती हैं, एक होता है वस्तु और दूसरी होती है सेवाएं। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स और सेवाओं को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं 1 कुंटल उगाते हैं तो गेहूं क्या है, गुड है, गुड्स हैं, गुड्स का मतलब वस्तुएं हैं। और सेवाएं का मतलब, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्या देता है, गुड्स नहीं देता है, सेवाएं देता है। एक और अंतर याद रखिएगा, गुड्स का मतलब होता है क्या, क्वांटिटी, और सेवाओं का मतलब होता है क्वालिटी। तो जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं तो हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, और जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्वालिटी की बात। जैसे मैं टीचर अच्छा हूँ कि खराब हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो याद रखिएगा, क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो याद रखिए किसी देश के आर्थिक जमीन पर किसी दिए हुए साल में जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी पैसे में वैल्यू, उसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बड़ा आसान है, कुछ नहीं रटना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी, सबसे पहला माइंड में याद रखिएगा, इकोनॉमिक टेरिटरी, किसी भी देश की आर्थिक जमीन पर किसी दिए हुए साल में, किसी देश की आर्थिक जमीन पर किसी दिए हुए एक साल में सभी वस्तुओं और सेवाओं की पैसे में वैल्यू को ही बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। यही होता है सकल घरेलू उत्पाद। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे भारत मान लीजिए, भारत में आलू, तेल, सब्जी, जितनी भी वस्तुएं हैं, मान लीजिए भारत में एक साल में 1 लाख रुपए, कितना, 1 लाख रुपए सारी वस्तुओं की कीमत आती है। भारत एक साल में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित करता है, कहाँ पे, याद रखिए भारत की जमीन। यही अपना वर्ड याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी क्या है, यही गलती होती है और यूपीएससी यही पूछता है। सकल घरेलू में भारत की ज़मीन की बात करेंगे, और भारत की कैसी ज़मीन, इकोनॉमिक टेरिटरी, आर्थिक ज़मीन, ठीक। तो भारत की आर्थिक ज़मीन पर एक साल में मान लिया 1 लाख रुपए की वस्तुएं हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी पैसे में वैल्यू है मान लिया 1 लाख रुपए।
तो अब बताइए भारत की जीडीपी एक साल में कितनी होगी? 2 लाख रुपए। क्लियर है ना? तो ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि किसी दिए हुए किसी देश के जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं उस पर उगने वाली सभी वस्तुएं और होने वाली सभी सेवाओं की पैसे में वैल्यू किसी दिए हुए एक साल में, उसी को बोलते हैं जीडीपी। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं भारत की जीडीपी कैसे निकालेंगे कोई भी जीडीपी को, तो देखिए जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बस एक ही चीज़ आपको समझना है, जब मैं बोलता हूं भारत का इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, मैं जब भी बोलूँगा टेरिटोरी, तो इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आता है बताइए। एक तो भारत की पूरी ज़मीन आती है, मतलब भारत की 32,87,263 या 32 लाख, वही 32,87,263। ठीक, ये भारत की ज़मीन है स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का इकोनॉमिक टेरिटरी है। प्लस और देख लीजिए जो जितना भी समुद्र में होगा, जितना भी नॉटिकल माइल्स तक, जैसे शुरू का 12, फिर प्लस 12, फिर 200, ये पूरा का पूरा समुद्र में, भारत के आसपास के समुद्र में 12, 12 दूनी 24 और यहाँ 200। ठीक है ना? तो आप जब यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा इलाका, ये नॉटिकल माइल्स, ये भी क्या है? भारत का इकोनॉमिक क्षेत्र है, क्योंकि भारत का पूरा अधिकार है इतने इलाके पे। और तीसरा भी मैं आपको बताता हूँ, और इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है भारत के इकोनॉमिक क्षेत्र में आता है, मान लीजिए भारत की इंडियन आर्मी मेडागास्कर पर कैंप लगाई है, तो वो जो कैंप वाला इलाका रहेगा, याद रखिए भारत की आर्मी अगर आर्मी कैंप किसी देश में, भारत मेडागास्कर में अगर आर्मी भारत की कैंप करती है, वहाँ रहती है किसी सहायता के लिए, तो वो इलाका किसका होगा? भारत का इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। यही यूपीएससी का प्रश्न था। एक और चीज़ इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है, भारत के जितने दूतावास हैं, याद रखिएगा भारत के जितने भी दूतावास हैं, जैसे भारत का दूतावास अमेरिका में है, तो अमेरिका का वो उतना 2 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका किसके जीडीपी में आएगा? भारत की जीडीपी में या भारत के इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा। ये एकदम क्लियर सा आपको रट लेना चाहिए, यह समझ लेना चाहिए। तो जितनी भी एम्बेसी है, एम्बेसी मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए हमारी सेना किसी दूसरे देश में कैंप लगाए तो ये क्या मानी जाएगी? ये हमारे देश का, वो इलाका हमारे देश का माना जाएगा। भारत की जितनी भी बाहर एम्बेसी है, दूतावास हैं, वो सारे कौन से इलाके माने जाएंगे? वो भारत के। और जितना भी भारत का टेरिटोरियल वाटर है या समुद्री क्षेत्र जहाँ तक भारत का अधिकार है, वो भारत का इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये है भारत की जियोग्राफिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, कुछ भी कह लीजिए। तो हम लोग इतने की बात करेंगे, डोमेस्टिक का मतलब इतनी चीज़ें। क्लियर हो गया ना? एकदम माइंड में रट लीजिए। अब इतने पूरे इलाके में जो जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, इतने पूरे इलाके में, अभी बताइए भारत पे सिर्फ भारतीय हैं क्या? नहीं, इसका मतलब भारत में भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं, लेकिन हमारा ध्यान जीडीपी में किस पे रहता है? भारत की ज़मीन पर उगने वाले। इसका मतलब कोई विदेशी भारत में पैसा कमा रहा है, क्या उसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो भारत की ज़मीन पर पैसा कमा रहा है। याद रखेंगे ना? क्लियर सा रखिएगा। जीडीपी का मतलब इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब भारत की ज़मीन पर जो जो पैसा उगे, जो जो पैसा आए, वो सब जीडीपी का हिस्सा है। तो बताइए जीडीपी क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंपल सी परिभाषा। जीडीपी होती है रेजिडेंट माने देश के लोगों द्वारा, भारतीयों द्वारा जितनी इनकम भारत के अंदर कमाई गई। ध्यान से सुन लीजिए, क्या होता है जीडीपी? भारतीयों द्वारा भारत के अंदर जितनी भी, भारतीयों द्वारा भारत के अंदर जितना भी पैसा कमाया गया या जो भी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य, प्लस विदेशी, कोई अगर विदेशी भारत में रहता है तो नॉन रेजिडेंट, सबसे ज़रूरी याद रखिएगा, जितने भी विदेशी भारत में हैं वो भारत में पैसा कमाते हैं। फोर्ड भारत में है, भारत से फोर्ड पैसा ले जाता है, या फिर व्हाट्सएप भारत में यूज़ हो रहा है, इसका जो भी पैसा आ रहा है वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो भारतीयों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा प्लस विदेशियों द्वारा भारत में कमाया गया पैसा, इन दोनों के जोड़ को ही क्या बोल देते हैं? हम लोग बोलते हैं जीडीपी। आमतौर पे जीडीपी यही होता है, क्रिस्टल क्लियर रखे रहिएगा। ठीक है ना? ये होता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको जीडीपी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। तो जीडीपी क्या है यार? भारत में भारतीयों वाला
हम इंडियंस हैं तो पूरे भारतीय मिलके भारत के क्षेत्रफल पे जितना पैसा कमाए प्लस जितने विदेशी भारत पे रहते हैं उनके पैसे को भी जोड़ा जाएगा जीडीपी में, ठीक है ना। ये तो होता है जीडीपी। अब आपको मैं दूसरा बताता हूँ, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी मैंने बोला नेशनल शब्द जुड़ जाए इसका मतलब किसकी बात करेंगे, भारतीयों की चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। किसकी चर्चा की जाएगी, भारतीयों की चर्चा की जाएगी। तो अब बताइए जीडीपी क्या है, भारत की जमीन पर कुल कितना पैसा है, ठीक। जीएनपी क्या है, भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। याद रखिएगा जीडीपी क्या, भारत की जमीन पर कुल कितना पैसा आया। तो भारत की जमीन पर भारतीय ने जो पैसा कमाया प्लस विदेशियों ने जो कमाया, दोनों को जोड़ दीजिए जीडीपी। लेकिन अगर कहा जाए जीएनपी तो भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। अब भारतीय भारत में भी हैं विदेश में भी हैं, ठीक है ना। हम लोग को याद रखिए जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है, जीएनपी का मतलब भारतीयों की चर्चा करेंगे। तो ये बताइए भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। तो सबसे पहली बात, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट इन कंट्री, भारतीयों ने भारत में कुल कितना पैसा कमाया। ध्यान से सुन लीजिएगा, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, भारत में जितने भारतीय हैं उन्होंने कुल कितना पैसा कमाया, ठीक। भारतीय भारत के बाहर भी तो होंगे ना, भारतीयों ने भारत के बाहर कुल कितना पैसा कमाया, ये दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे क्या, विदेशियों ने भारत में जो पैसा कमाया उसको घटा देंगे। तो जो हम लोग को मिलेगा वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। एक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत की जमीन पर कुल कितना पैसा आया, जीडीपी। भारतीयों ने पूरे विश्व से कुल कितना पैसा कमाया, जीएनपी। तो जीडीपी क्या है, भारतीयों ने भारत में जो भी पैसा कमाया प्लस विदेशियों ने जो भारत में पैसा कमाया वो जीडीपी। जीएनपी क्या है, सिर्फ भारतीयों की चर्चा करेंगे, भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। तो कैसे निकालेंगे बताइए, जीएनपी का मतलब होता है भारतीयों ने भारत में जो पैसा कमाया प्लस भारतीयों ने विदेश में जो पैसा कमाया, दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, विदेशियों ने भारत से जो कमाया उसको घटा देंगे, ठीक। तो कैसा लगा, क्या ये दोनों टर्म आपको समझ में आए या नहीं आए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो दोनों टर्म सबसे पहले मुझे आपको समझाना था, एक जीडीपी दूसरा जीएनपी। अब मैं आज आपको समझाता हूँ तीसरा टर्म, जीडीपी जीएनपी। जीडीपी से बना एनडीपी और जीएनपी से बना एनएनपी, ठीक। जी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। एनडीपी का मतलब एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। यहां देख लीजिए एनडीपी का मतलब होता है, कैसे निकाला जाएगा, जीडीपी में से अगर डिप्रिशिएशन बहुत आराम से मैं समझा देता हूं, डिप्रिशिएशन को घटा दीजिए तो बनता है एनडीपी। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में से डिप्रिशिएशन का मतलब, मान लीजिए मैंने एक कार खरीदी, आज जब मैंने कार खरीदी तो कार की मूल्य है 12 लाख रुपए। मैं बोलेरो नियो खरीदने जा रहा हूँ मान लीजिए, या मुझे मिलने वाली है चाहे मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो वो बोलेरो नियो की कीमत है 12,50,000 रुपये। अब बताइए 2 साल बाद या 1 साल बाद क्या उसकी कीमत 12,50,000 ही रहेगी, कुछ कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि मशीन पार्ट्स घिसते हैं, चलते हैं, टायर घिसते हैं, सब कुछ घिसता है। तो अवमूल्यन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिप्रिशिएशन को अवमूल्यन, ठीक। तो जीडीपी में से अगर अवमूल्यन को घटा दीजिए तो उसी को बोलते हैं एनडीपी, और जीएनपी में से अगर अवमूल्यन को, डिप्रिशिएशन को घटा दीजिए तो उसको बोलते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। इन चारों में भी भारत में जो आय का कैलकुलेशन किया जाता है या राष्ट्रीय या कहा जाए नेशनल इनकम की बात करते हैं तो एनएनपी के थ्रू हम लोग अधिकतर कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आपको 4 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जिसमें भारत की ज़मीन पर जो भी पैसा उगेगा, जो भी पैसा होगा वो जीडीपी, भारतीयों द्वारा जो जितना पैसा कमाया जाएगा वो क्या होगा, जीएनपी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।